ये पहाड़ सबसे कम उम्र के और सबसे ऊंचे हैं। कुदरत के इन चमत्कारों को देखकर विस्मय भी होता है, सम्मान भी पनपता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये देवताओं का निवास स्थान है। यही कारण है कि यहाँ कई पहाड़ी चोटियों को देवताओं के नाम दिए गए हैं। पहाड़ों की इन विशाल श्रृंखलाओं को देखकर एक रक्षक की छवि भी उभरती है, जो भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं की रक्षा में तैनात हैं। लेकिन आज भी ऊंचे हो रहे ये पहाड़ वजूद में कैसे आए? इसका पता लगाने के लिए जिन सुरागों और लक्षणों की पहचान करनी थी, उस काम को अंजाम देने में विज्ञान को बरसों लग गए हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली है और इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। इसका पश्चिमी छोर भारत में जम्मू कश्मीर में और पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में है। इस श्रृंखला में दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं। नंगा पर्वत, K2, कंचनजंगा और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 29,035 फीट, माउंट एवरेस्ट। ये है हिम का आवाज, हिमालय। हिमालय हमारे देश के लोगों की ही नहीं, बल्कि देखा जाए तो पूरे उपमहाद्वीप के लोगों की जीवन रेखा है। इस चमत्कार की रचना पृथ्वी को हिला देने वाली एक घटना से हुई। चलिए हम पृथ्वी के जीवन काल की शुरुआती 4.5 अरब वाले दौर यानी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में चलते हैं, जब ठंडा क्रस्ट बना तो महाद्वीपों के टूटने और दोबारा बनने का सिलसिला चलने लगा। 1 अरब 10 करोड़ और 90 करोड़ साल के बीच सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया बना और 75 करोड़ से 63 करोड़ 30 लाख साल पहले ये टूट भी गया। इसके बाद बेहद ठंडा क्रायोजेनियन पीरियड आया और फिर 54 करोड़ 30 लाख साल पहले कैम्ब्रियन एरा की शुरुआत हुई, जो 49 करोड़ साल तक चला। इसके बाद महाद्वीपों का फिर से मिलना शुरू हुआ, पैंजिया की शक्ल में, फिर पैलियोजोइक के आखिरी और मेसोजोइक पीरियड्स के शुरुआती हिस्से में। ऐसा लगभग 48 करोड़ साल पहले हुआ था। अर्ली मिड जुरासिक पीरियड में लगभग 17 करोड़ 50 लाख साल पहले पैंजिया टूटना शुरू हुआ, गोंडवाना और लॉरेशिया के रूप में। करीब 12 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में जब सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना टूटना शुरू हुआ तो भूगर्भीय स्तर पर हिमालय की कहानी ने जोर पकड़ा। भारतीय भूभाग भी गोंडवाना से अलग हो गया। भारत उत्तर की तरफ खिसकते हुए यूरेशिया के नजदीक आया और फिर टेथिस सी की रचना हुई इन दोनों महाद्वीपों के बीच। भारत करीब 8 करोड़ साल पहले तक 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से खिसक रहा था। फिर इसकी रफ्तार बढ़कर 150 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो गई और ये सिलसिला अगले 3 करोड़ साल तक जारी रहा। जब भारत एशिया पहुंचा लगभग 5 करोड़ साल पहले तो टेथिस सी सिकुड़ने लगा और समुद्र की तली भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। टेथिस सी पूरी तरह गायब हो गया और उसकी तली में मौजूद तलछट वाली सामग्री से एक पहाड़ का निर्माण हुआ। जब भारतीय उपमहाद्वीप टिबेटन शील्ड से टकराया तो भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करने वाली सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक तिब्बत से टकराई, जिससे ये जगह ऊपर को उठने लगी और इससे एक विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। आज हिमालय की शक्ल में हमें जो पहाड़ नजर आते हैं, दरअसल वो पिछले 5 करोड़ 50 लाख साल की प्लेट टेक्टोनिक्स की हलचल का नतीजा है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भारत 2 शक्तियों की वजह से उत्तर की ओर बढ़ा और इनके कारण एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे घुस गई। जब कोई प्लेट धंसती है तो वो अपने साथ जुड़े भूभाग को भी खींचती जाती है। भूवैज्ञानिकों का सोचना है कि इस तरह से धंसती 2 प्लेटों के कारण खिंचाव की शक्ति 2 गुनी हो जाएगी, जिससे भारत के खिसकने की रफ्तार भी 2 गुनी होगी।
शोधकर्ताओं को हिमालय क्षेत्र की चट्टानों की सैंपलिंग और डेटिंग से कुछ ऐसी भूगर्भीय निशानियां मिली हैं जिनसे 2 सबडक्शन जोन बने होंगे। इस वजह से ये थ्योरी काफी मुमकिन नजर आती है। भूवैज्ञानिक जमीन, पानी और जीवन के विकास से जुड़े सबसे प्राचीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने के लिए चट्टानों, उनकी बनावट और उनमें मौजूद जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। वो टेक्टोनिक गतिविधि और वर्तमान में पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से संबंधित आंकड़ों का भी अध्ययन करते हैं। इससे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगाने में उन्हें मदद मिलती है। इन खोजों से पता चलता है कि प्लेट टेक्टोनिक की गतिविधियों से कैसे हिमालय पहाड़ों का एक फोल्ड और थ्रस्ट बेल्ट बना, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। अगर हम हिमालय श्रृंखला में दक्षिण से उत्तर की ओर आगे बढ़ें, तो हमें 4 प्रमुख संभाग नजर आते हैं। ये हैं सब हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और टेथियन हिमालय। ये जो शिवालिक हिल्स, सब हिमालय, लेसर हिमालय, हायर हिमालय, टेथियन हिमालय और ट्रांस हिमालय को उनकी ऊंचाई और फिजियोग्राफी के आधार पर बांटा गया। फिजियोग्राफी तय होती है जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी से। तो इस मामले में क्या हुआ है कि लेसर हिमालय को भी एक भूगर्भीय घटना के तौर पे पहचाना गया। सब हिमालय सबसे बाहरी और सबसे कम ऊंचाई वाला हिस्सा है जो गंगा के मैदानों से मिल जाता है। शुरू में ये पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप का ही हिस्सा था। प्रायद्वीप की चट्टानें हिमालय तक फैली हुई थीं। फिर एक प्रक्रिया होती है रिफ्टिंग, जिसकी शुरुआत हुई करीब 184 करोड़ साल पहले, और इसी से बना लेसर हिमालय। हम लोग हिमालय के सदर्न मोस्ट टिप पे खड़े हैं। यहीं से हिमालय शुरू होता है और ये टिप का पोर्शन है सब हिमालय, और आगे जाकर लेसर हिमालय, हायर हिमालय है। लेसर हिमालय की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है और यहाँ 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई के बीच अनेक जंगल हैं और साथ ही उपजाऊ घाटियां भी हैं। इसमें उत्तर कश्मीर से लेकर मसूरी रेंज, धौलागिरी का नाग टिब्बा और पूर्व में सिक्किम और असम भी शामिल हैं। सड़क के किनारे मौजूद ताल फॉर्मेशंस वाली ये चट्टानें प्री कैम्ब्रियन बॉर्डरलाइन पीरियड के दौरान बनी थी और ये साफ साफ दिखाती है कि ये पानी के नीचे रही हैं। चट्टानों पर बने लहरों के निशान वैसे ही हैं जैसे समुद्र की तली में ऐसी सतहों पर पानी से बनते हैं, और ये लाइनें प्लेटों के एक दूसरे से हुए वर्टिकल मूवमेंट को दिखाती हैं, जिनसे ये फॉल्ट लाइनें बनी। यहाँ मौजूद ये गड्ढे उस दौर में मौजूद नर्म शरीर वाले बायोटा की मौजूदगी के सबूत हैं। ये जगह टेक्टोनिक गतिविधि और नर्म शरीर वाले यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और सख्त खोल वाले जीवों की उपस्थिति भी दर्शाता है, जो कैम्ब्रियन पीरियड की शुरुआत में मौजूद होते थे। हम इसे कहते हैं एडियाकैरन फौना। तब नर्म शरीर वाले जीव मौजूद थे, ज्यादा कुछ नहीं था, और अचानक हमने पाया कि 54 करोड़ 20 लाख साल पहले जीवन बहुत तेजी से बढ़ा। पहले जहां जीवन लगभग था ही नहीं, अब अचानक उसकी भरमार हो गई, जैसे कि ट्राइलोबाइट्स, ऑबिचुएला, इन्हें माइक्रोशेली फौना भी कहा जाता है। और ये शायद भारत की एक ऐसी गिनी चुनी जगहों में से एक है जिसे हम पूरी सटीकता से नहीं लेकिन फिर भी चिन्हित कर सकते हैं। पर हम जानते हैं कि ये है प्री कैम्ब्रियन और वहां मौजूद चट्टानें हैं कैम्ब्रियन। हम अपर पिन वैली में मुद्ध नाम के गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, और ये कैम्ब्रियन एज से ट्रायासिक एज तक की चट्टानों को देखने के लिए बेहतरीन जगह है। ये कैम्ब्रियन चट्टानें स्पष्ट रूप से समुद्री बनावटों और जीवाश्मों को दिखाती हैं। इसके अलावा यहाँ लाल क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन और शेल के फ्लूवियल डिपॉजिट्स भी हैं, जिनमें जीवाश्म नहीं है। इसके आगे टैक्ची फॉर्मेशन मौजूद है, इसमें भी जीवाश्म मौजूद हैं, जो कभी इस जगह के समुद्र में होने की तरफ इशारा करते हैं। इसके ऊपर डेवोनियन माथ क्वाड्राइट है, जो समुद्री तटों और उथले पानी से जुड़े सबूत दर्शाते हैं, और इससे ऊपर ऐसे समुद्री जीवाश्म दिखते हैं जो कार्बोनिफरस और पर्मियन ट्रायासिक पीरियड से संबंध रखते हैं। ग्रेट हिमालय के उत्तर में टेथियन हिमालय मौजूद है, जिसे टिबेटन हिमालय
या ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय टेथियन श्रृंखलाओं, पठारों और बेसिनों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं दिखता। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये रेंज सबसे चौड़ी है, जिससे यहाँ स्पिटी बेसिन और ज़ास्कार रेंज बनी है। हम जिस जगह पर खड़े हैं वो साउथ टिबेटियन डिटैचमेंट सिस्टम है और उससे आगे हैं टेथियन हिमालयन रॉक्स और हम खड़े हुए हैं ग्रेटर हिमालयन रॉक्स पर। यहाँ जीवन की शुरुआत टेथिस सी में हुई थी और ये सब चट्टानें टेथिस सी में पहुंची थीं। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन भूभाग से टकराने लगी तो बीच में मौजूद पहले से ही उथला टेथिस सी रूप बदलकर फोल्ड होने लगा और ऊपर उठने लगा। फोल्ड होने और ऊपर उठने का ये सिलसिला कई चरणों में और लाखों साल के दौरान संभव हुआ और इसी से ग्रेटर हिमालय श्रृंखला बनी। इसीलिए ट्रिलोबाइट्स और ब्रैकियोपॉड्स जैसे समुद्री जीवाश्म ऐसे सबसे ऊंचे पहाड़ों में मिलते हैं और ये पहले जीव रूप हैं। भूवैज्ञानिकों को अपनी फील्ड ट्रिप्स के दौरान विस्तृत अध्ययन के लिए ऐसे समुद्री जीवाश्म मिलते रहते हैं। ये पूरी दुनिया में मिलने वाला समुद्री जीवाश्म है। पर्मियन पीरियड के दौरान पूरा समुद्र ब्रैकियोपॉड फौना से ढका हुआ था। ये है पिन वैली। हम 2016 में इस घाटी में फील्ड वर्क कर चुके हैं और मुझे यहाँ बहुत सारे ट्राइलोबाइट्स और ब्रैकियोपॉड्स मिल चुके हैं। भूवैज्ञानिक सैंपल इकट्ठे करके उन्हें लेबोरेटरी ले जाते हैं ताकि उन्हें छांट सकें और श्रेणीबद्ध करके उनकी जांच कर सकें। इस समय हमारे यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हिमालय की बहुत सारी चट्टानें हैं उनका आयु निर्धारण कैसे किया जाए और ये कितनी साल पुरानी है। तो हम इस घटना के बारे में जानना चाहते हैं इन सब उपकरणों का इस्तेमाल करके। इसके लिए हम स्ट्रोंशियम, न्यूडीमियम, रीनियम, ऑस्मियम, यूरेनियम और लेड जैसे अलग अलग वस्तुओं के आइसोटोपिक अनुपात का विश्लेषण करेंगे। इन पहाड़ों पर समुद्री जीवों की मौजूदगी हमें इनके अतीत से जुड़ी एक पेचीदा कहानी सुनाती है। साथ ही हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक और कमाल की खूबी भी है, यह है पूरे भारत की जलवायु पर इसका जबरदस्त असर। ये जुड़ा हुआ है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से गर्मियों में आने वाले मॉनसून से, और इसके कारण बारिश होती है या बर्फ पड़ती है। साथ ही ये भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया की ठंडी महाद्वीपीय हवा से बचाता है, जिससे भारत की कटिबंधीय जलवायु काफी हद तक कायम रह पाती है। हिमालय की ऊंचाई बेसिकली दो भूमिकाएं निभाती हैं। एक है मध्य पछुआ हवाओं के प्रभाव को रोकना और दूसरी हिमालय के कम ऊंचाई वाले हिस्सों को गर्म करना। इससे जमीन और समुद्र के बीच का तापीय अंतर बढ़ जाता है और मॉनसून ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ठंडे तापमान के कारण मॉनसून से पूरे हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों का निर्माण होता है। ग्लेशियरों से नदियां निकलती हैं और इन ग्लेशियरों के कारण पूरे साल इन नदियों में पानी बहता है। इन नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना के आसपास भारत की मानव सभ्यता संस्कृति विकसित हुई। आज की दुनिया में हिमालय हर पर्वतारोही के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। इस श्रृंखला में पर्वतारोहियों के लिए 110 से भी ज्यादा चोटियां हैं, जिनकी समुद्र की सतह से ऊंचाई 24,000 फीट या इससे ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट ज्यादातर पर्वतारोहियों के लिए आजीवन एक लक्ष्य बना रहता है, लेकिन एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड नेपाल के 2 शेरपाओं के नाम है। ये है आपा शेरपा और पूर्वा टाशी। ये दोनों 21 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। हालांकि हिमालय दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वत श्रृंखला है, लेकिन दुनिया के भूगोल में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे कम उम्र होने की वजह से ये दुनिया की सबसे ज्यादा उथल-पुथल भरी पर्वत श्रृंखला क्यों है। दुनिया में कुछ अलग-थलग और असंभव पहुंच वाली जगहें हैं। उन्हीं में से एक है बर्फ से ढकी ग्रेटर हिमालय रेंजेस, जो कुछ जगहों पर लेसर हिमालय से मिलती हैं। इनकी औसत ऊंचाई 20,000 फीट से ज्यादा है। ऐसी अधिकतर सबसे ऊंची चोटियां हैं नेपाल और सिक्किम में। ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हैं। हिमालय भूकंप के लिहाज से
दुनिया की सबसे सक्रिय जगहों में से एक है। नई भूगर्भीय शोध के मुताबिक फोल्ड वाले पहाड़ी इलाकों में भूकंप की दर टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की दर पर टिकी होती है। टक्कर होने पर महाद्वीपीय हिस्सा नीचे जाने लगता है। चूंकि इसकी ग्रेविटी सबसे कम और स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, ये पीछे की तरफ हटता है, आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन ये लगातार आगे बढ़ रहा है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस अभी भी मौजूद हैं। तो होता यह है कि कमजोर प्लेट्स अपनी जगह से हटने लगती हैं, इसीलिए थ्रस्टिंग नाम की प्रक्रिया होती है और इसके साथ साथ फोल्डिंग भी होती है। भारतीय भूभाग जब एशियन प्लेट के करीब पहुंच रहा था तो इसकी वार्षिक रफ्तार 15 सेंटीमीटर तक थी और ये आज की सबसे तेज टेक्टोनिक ड्रिफ्ट से भी लगभग 2 गुनी रफ्तार है। 5 करोड़ साल से भी पहले भारतीय उपमहाद्वीप के यूरेशिया से टकराने के बाद अब भी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है और इसकी दर है 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। उम्मीद है अगले 1 करोड़ साल में ये एशिया की ओर करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। इंडिया एशिया कन्वर्जेंस का 20 मिलीमीटर का फासला हर साल हिमालय के दक्षिणी छोर के साथ धकेले जाने के कारण जज्ब हो जाता है और इसके नतीजे में हिमालय हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर ऊंचा होता जाता है, जिस कारण भूगर्भीय तौर पर ये इलाका अस्थिर है। इंडियन प्लेट के एशियन प्लेट की तरफ बढ़ने से ये क्षेत्र भूकंपीय तौर पर सक्रिय है और इसी कारण यहाँ समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। उत्तर की ओर हमें लेसर हिमालय रॉक्स मिलती हैं, जबकि दक्षिण की ओर हमें नजर आती हैं कम उम्र वाली शिवालिक रॉक्स और इसके बीच में है टेक्टोनिक बाउंड्री जिसे मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है। इन थ्रस्ट लाइंस के आसपास जहाँ कहीं भी पुरानी चट्टानों का रूप नहीं बदलता, वहाँ उनकी संरचना में फॉल्ट या चौड़ी दरारें बन जाती हैं और इस कारण आसपास के इलाकों में भूकंप आने लगते हैं। इंडियन प्लेट अभी भी बढ़ रही है, यूरेशियन प्लेट ने उसे रोक दिया है, तो जो इफेक्ट होगा प्लेट अभी भी बढ़ रही है, तो पूरी हिमालयन बेल्ट में एक स्ट्रेस आ गया है। इन फॉल्स, सूचर्स और थ्रस्ट लाइंस की पहचान और मैपिंग की जा चुकी है और किसी हलचल के लिए इनकी निगरानी की जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का मानव इतिहास घटनाओं से काफी भरा रहा है। लंबे समय तक ये पहाड़ी श्रृंखला अनेक हमलों से बचाने का काम करती आई है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र कारोबार के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। सबसे पहले इसे शुरुआती हान राजवंश के दौरान सिल्क रूट के कारण प्रसिद्धि मिली। ये रास्ता मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ता था और इसने धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर विविध देशों के बीच एक सेतु बनाया, जैसे भारत, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। हिमालय सिंधु घाटी की सभ्यता का भी साक्षी रहा है। 1856 में हिमालय की तराई में 2 शहरों का भी पता चला, जो थे मोहनजोदारो और हड़प्पा। हिमालय क्षेत्र की अनोखी और नाजुक पर्यावरण प्रणाली बहुत से दुर्लभ फूलों, पेड़ पौधों के अलावा खनिजों, बागानों, जलावन की लकड़ी, औषधीय पौधों और ऐसी विभिन्न सामग्रियों को उत्पन्न करती है जिनकी जरूरत वन आधारित उद्योगों में पड़ती है। भौगोलिक नजरिए से भी इन पहाड़ों का बहुत महत्व है और ये दुनिया की जैव विविधता वाले इलाके हैं। सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में ही आपको पेड़ पौधों में भारी विविधता नजर आ जाएगी। निचले इलाकों में कछारी मिट्टी में घास के मैदान हैं और ये घास दुनिया की सबसे लंबी घास में शुमार है। कुछ किलोमीटर और चलेंगे तो तराई के आसपास चौड़ी पत्तियों वाले सब ट्रॉपिकल जंगल मिलेंगे और थोड़ी दूरी और तय करेंगे तो बीच वाली पहाड़ियों में चौड़ी पत्तियों वाले टेम्परेट वन नजर आएंगे। जल्दी ही आप ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचेंगे जहां मिश्रित कनिफरस जंगल दिखेंगे और पेड़ों के खत्म होने पर अल्पाइन मेडोज नजर आएंगी। इन पहाड़ों में कई तरह की जलवायु होती है। सबसे नीचे ये कटिबंधीय होती है और सबसे ऊंचे हिस्सों में लगातार बर्फ जमी रहती है। ये पेचीदा और विविध पर्यावरण प्रणालियां आपस में गहराई से जुड़ी हैं और अगर किसी एक प्रणाली के लिए खतरा पैदा होता है तो वो कई चीजों को प्रभावित करता है।